हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बागेश्वर में उपचुनाव है 5 सितंबर को। पूरा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान से। पहाड़ों में जिस तरीके से माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी उन 40-50 साल पुरानी दुकानों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ी बड़ा खफा है। ऐसे में इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के साए में बागेश्वर में चुनाव होने जा रहा है 5 सितंबर को। कौन जीतेगा, भाजपा या कांग्रेस या यूकेडी? यूँ तो बहुत 5 से ज़्यादा अधिक उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन दो मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी जो परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। यूकेडी ने में थोड़ी सी अलग जगाने की कोशिश की है। यूकेडी का दांव इसलिए भी कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान से जो पहाड़ त्राहिमाम कर रहा है, अब उसे भाजपा को सबक सिखाने के लिए बागेश्वर की सीट नजर आ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इस उत्तराखंड आंदोलन का अगुवाई कर रहा था, तो क्या यूकेडी को उसका फायदा मिल सकता है? ये छोटी सी रिपोर्ट है, देखते रहिए रवि के बिंदास बोल अंत तक। तो बात करते हैं बागेश्वर उपचुनाव 5 सितंबर को जो होने जा रहा है, उसमें जीत किसकी होगी? चंदन रामदास जी परिवहन मंत्री और 4 बार लगातार जीते हैं बागेश्वर विधानसभा सीट से। बहुत लोकप्रिय रहे, जनप्रिय हैं, डाउन टू अर्थ थे, किसी से भी कभी भी उनसे आप मिल सकते थे। इतने शानदार नेता, अचानक उनका जाना बागेश्वर को गमगीन कर गया। लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान उससे ज़्यादा गमगीन कर रहा है उत्तराखंड को। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास को टिकट दिया है। अब देखना योग्य होगा क्या वो सहानुभूति लहर में ये वोट पा पाती हैं। ये तो 3 कद्दावर उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार और यूकेडी से अर्जुन देव। मैं दल के नेताओं की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। यूकेडी को मैंने इसलिए शामिल कर दिया क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान है, तो उम्मीद है कि यूकेडी में ये लोग अपना दर्द बांट सकते हैं। चंदन रामदास जी जो लोकप्रिय थे, 2007 में पहली बार जीते राम प्रसाद टमटा कांग्रेस के, उनको लगभग 5,000 अधिक वोटों से हराया। फिर 2012 में चंदन रामदास ने दोबारा राम प्रसाद टमटा जी को हराया और लगभग ये जीत का अंतर कम हो गया था, 2000 के आसपास था। फिर 2017 में चंदन रामदास जी ने 33,000 वोट लाए और निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ही बालकृष्ण को लगभग 13,000 से अधिक वोटों से हराया। और इसी समय बसंत कुमार बहुजन समाज पार्टी से लड़ चुके थे, जिन्हें 11,000 के आसपास। 2022 में चंदन रामदास जी ने रंजीत दास जी को, कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया और लगभग 11 से 12,000 की वोटों के अंतर से। तब बसंत कुमार आम आदमी पार्टी से 16,000 के आसपास वोट लाए थे। यानी कि लगातार 4 बार चंदन रामदास जी यहाँ जीत चुके थे, तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। और दुखद मृत्यु के बाद जब यहाँ उपचुनाव की नौबत आई तो उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया पार्वती दास को। क्या पार्वती दास इस चुनाव में सहानुभूति लहर से ये सीट जीत सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय उनके लिए जोर कर रही है और लगभग भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर उम्मीदवार यहाँ आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और साथ में अन्य कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ आ रहे हैं। इस समय यहाँ प्रभारी के तौर पर सौम्य नेता भाजपा संगठन के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी की देखरेख में चुनाव हो रहा है। सहानुभूति लहर के साये में चंदन रामदास की अपार लोकप्रियता के बीच और राजेंद्र बिष्ट जैसे सौम्य नेता के साथ ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत पाएगी नहीं पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि बहुत कद्दावर उम्मीदवार कही जा सकती हैं इस संदर्भ में पार्वती दास जी। अब मैं आता हूँ कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार जी पर। बसंत कुमार करोड़पति उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं। पार्वती दास जी ने 12th पास किया है, लेकिन बसंत कुमार जी ने ग्रेजुएशन पूरा किया, एडवोकेट हैं, करोड़पति हैं, बहुत सौम्य नेता माने जाते हैं। लेकिन एक ही बुरी चीज़ उनके शामिल है कि वो दल बदलू नेता हैं। जहाँ वो जीत की उम्मीद देखते हैं वहाँ वो खिसक लेते हैं। पहले वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े, सन 2017 में उन्हें लगभग 11,000 के आसपास वोट मिला है। उस समय यूकेडी के जीवन कुमार जी को लगभग 1,200 के आसपास वोट मिला। यानी बसंत कुमार जी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनका अपना एक वोट बैंक है। आप ये कह सकते हैं उनके प्रशंसक हैं जो उन पर भरोसा जताते हैं। तो सन 2017 में बालकृष्ण जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 19,000 वोट लाते हैं और वो लगभग 11,000 के आसपास वोट लाते हैं।
फिर 2017 के बाद जब आम आदमी पार्टी का उठान हुआ और ऐसा लगा कि 2022 में आम आदमी पार्टी को तहलका मचा सकती है, तो बसंत कुमार जी ने सीधे आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और यहाँ से उन्हें टिकट मिला और लगभग 16,000 के आसपास उन्हें वोट मिले। देखिए, गौर कीजिएगा, सन 2017 की तुलना में 2022 में उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, उनका वोट बैंक भी बढ़ा है। यानी बसंत कुमार अपने आप में 16,000 वोट के मालिक हैं, यानी कि ये वोट सिर्फ उन्हीं के नाम पर उन्हें मिल रहे हैं। सन 2022 में कांग्रेस की ओर से रंजीत दास जी को टिकट मिला था, जो लगभग 20,000 के आसपास वोट पाए थे, यानी बसंत कुमार से लगभग 4,000 अधिक, और चंदन रामदास जी को मिले थे 32,000 के आसपास वोट। अब रंजीत दास जी ने कांग्रेस का पाला छोड़कर अब वो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। रंजीत दास जी को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने आगे बहुत बड़ी गलती कर दी है, कांग्रेस में रहते तो शायद उन्हें टिकट मिल भी जाता, लेकिन दल बदल करके अब वो कहीं के नहीं रहे। लेकिन बसंत कुमार जी को मौका मिला, उन्होंने दल बदला, अब वो कांग्रेस में आए। देखिए, बसंत कुमार जी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में आए और उसके बाद अब वो कांग्रेस में है। बस यही चीज़ है जो उन्हें मात दे सकती है। यानी जो व्यक्ति वोट करने जाएगा, समझदार वोटर, वो कहेगा यार ये व्यक्ति तो अवसरवादी है, स्वार्थी है, ये लोगों के मन में धारणा आ सकती है। लेकिन बसंत कुमार जी के अपने वोटर हैं, अपने प्रशंसक हैं। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी लगभग 11,000 के आसपास वोट लाए, और जब वो आम आदमी पार्टी में आए तब वो लगभग 16,000 के आसपास वोट लाए। अब वो कांग्रेस के पाले में है और कांग्रेस को एक ऐसे ही उम्मीदवार की जरूरत थी। देखिए, 2022 में रंजीत दास जी कांग्रेस के उम्मीदवार को 20,000 के आसपास वोट मिले और बसंत कुमार जी को 16,000, यानी मिलके बनते 36,000 वोट, यानी कि चंदन रामदास जी से 4,000 अधिक। तो इसलिए कांग्रेस बहुत जोर शोर में है और इस समय कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय बागेश्वर की धरती में आपको नजर आ रहे होंगे। और कयासों के बाजार में ये चर्चा गर्म हो चुकी है कि बसंत कुमार आसानी से ये सीट जीत रहे हैं। अब इन कयासों के बाजार में सहानुभूति की लहर कितनी भारी पड़ती है ये तो 5 सितंबर को पता चलेगा, और उसके बाद 8 सितंबर को जब उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का पूरा कुनबा अपने मतभेद भुला के वहाँ मौजूद है। बसंत कुमार जी करोड़पति उम्मीदवार हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, यानी कांग्रेस के समर्थकों के साथ वो तहलका मचा सकते हैं। और ऊपर से कहते हैं ना, बीजेपी के लिए नीम ऊपर से करेला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अतिक्रमण हटाओ अभियान से वैसे ही सदमे में है। तो इसका खामियाजा अगर उसे भुगतना पड़ा यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि चंदन रामदास जी की अपार लोकप्रियता भी यहाँ पे हल्की पड़ सकती है। तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक अभी सही से अनुमान नहीं लगा सकता कि यहाँ पे कौन जीत रहा है। और करोड़पति उम्मीदवार, साथ में अतिक्रमण हटाओ अभियान और साथ में कांग्रेस और फैन फॉलोइंग वाला वोट बसंत कुमार को विजेता बनाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि उपचुनाव वही जीतता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन सरकार तो इस समय उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को सदमा दे रही है। तो क्या ये उन पहाड़ियों के सदमे में मरहम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक करारी चोट दे सकते हैं? ये देखने योग्य बात होगी। अब इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट नाक का प्रश्न बन चुका है। अगर ये सीट हारी तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान पर इसकी लाठी टूटने वाली है, और जिसका सीधा असर मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी पर भी हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री धामी इस सीट को किसी कीमत पे हारना नहीं चाहेंगे, और भाजपा हाईकमान भी। यूकेडी के उम्मीदवार अर्जुन देव जी की, जो लगभग तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं, बहुत अधिक उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका जो अपना चुनाव चिन्ह था कुर्सी, वो हट गया, उन्हें सिलेंडर का चुनाव चिन्ह मिला है। और ऐसा कोई करिश्मा यूकेडी के उम्मीदवारों ने नहीं किया है। 2007 में इनको लगभग 7,000 के ऊपर वोट मिले थे, उसके बाद ये ज़बरदस्त कमाल यहाँ कर नहीं पाए हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान से जो लोग यूकेडी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से यूकेडी उनके दिल में राज कर सकती है, तो अगर यूकेडी को वोट दिए तो उसका सीधा सीधा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। यानी यूकेडी के वोट परसेंटेज बढ़े तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होने वाला है। उन्हें जो सहानुभूति वोट मिल सकता है यूकेडी को, उत्तराखंड आंदोलन की जो पीड़ा फिर से उभर के आई है इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से, तो मुझे लगता है कि यूकेडी भी इस बार कुछ कमाल कर सकती है। जीतने की उम्मीद तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो वोट काटेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोट कटने वाले हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के भागवती प्रसाद और भागवती कोहली यूपीपीपी से, यानी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से ज़्यादा कमाल तो वो कर नहीं पाएंगे। तो मुख्य लड़ाई तो उस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, और साथ में यूकेडी तीसरे स्थान पर रह सकती है। क्या वो वोट काटने वाली साबित होगी या वो कुछ कमाल कर सकती है? तो फिलहाल इस पूरे विश्लेषण का लब्बो-लबाब ये है कि बसंत कुमार आगे दिख रहे हैं। वो इस कारण से कि अतिक्रमण हटाओ अभियान
जबरदस्त रूप से प्रभावी हो सकता है। इस कारण से फायदा मिल सकता है। कांग्रेस एकजुट होकर बसंत कुमार के साथ खड़ी है। कांग्रेस का वोट और साथ में बसंत कुमार का अपना फैन फॉलोइंग वाला वोट, वो मिला के बीजेपी को हराने में कारगर साबित हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता ही होती है। सहानुभूति लहर, अपार लोकप्रियता चंदन रामदास जी की और साथ में शांत छवि पार्वती दास जी की, और सरकारी महकमा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की ओर ही प्रयास करेगा। फिलहाल मेरा अपना यह आकलन है कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। कोई भी चुनाव जीत सकता है, और अगर ये बसंत कुमार जीते तो अतिशोक्ति नहीं होगी। सहानुभूति लहर भारी पड़ी तो निश्चित रूप से पार्वती दास जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल 3 तारीख को जब ये पूरा चुनाव प्रचार रुक जाएगा, तब आपको अंतिम रिपोर्ट पेश करेंगे और बताएंगे कि चुनाव कौन जीत रहा है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी मेरे बागेश्वर के उपचुनाव पर। फिलहाल जय उत्तराखंड।